हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था श्रवण कौशल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाषाई कौशल यानी कि श्रवण के बारे में पहले बताया था, उसके बाद अभिव्यक्ति कौशल के बारे में बताया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था श्रवण कौशल क्या है और श्रवण कौशल की प्रकृति, जिसमें हमने श्रवण कौशल की प्रकृति में ही श्रवण, अभिग्रहण और ध्यान के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वाक्य विन्यास, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अर्थ का आरोपण और फिर डिस्कस किया था श्रवण में संस्कृति की भूमिका क्या रहती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि श्रवण कौशल के विकास के अवसर कौन कौन से प्रदान किए जा सकते हैं कक्षा कक्ष में छात्रों को। चलिए आज हमें जो डिस्कस करना है श्रवण कौशल का मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। श्रवण कौशल का मूल्यांकन करते समय इसके उद्देश्य को लघु इकाइयों में भी विभाजित कर लेना चाहिए। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। हर विद्यार्थी के श्रवण स्तर का व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। कर्क संबंधित रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान करके उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। श्रवण संबंधित कौशलों का मूल्यांकन व्यक्तिगत स्तर पर करना श्रेष्ठ होता है। यदि समय भाव हो तो सामूहिक रूप से भी मूल्यांकन संभव है। मूल्यांकन के समय श्रवण संबंधित मशीनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रेक्षण भी मूल्यांकन की पद्धति हो सकती है। मूल्यांकन से पहले श्रवण कौशल का कोई उद्देश्य निश्चित होना जरूरी होता है और उस पर परीक्षण प्रश्नों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति का ये जानना चाहते हैं कि क्या विद्यार्थियों ने वक्ता के कथन में निहित महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनकर समझा भी है या नहीं समझा, तो इस उद्देश्य के लिए आप कोई अनुच्छेद ले सकते हैं या कोई आर्टिकल्स कोई भी चीज ऐसी ले सकते, इससे विद्यार्थी को सुनाएं। और इस प्रकार का मूल्यांकन व्यक्तिगत भी हो सकता है और हम सामूहिक रूप में कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हम कर सकते हैं इवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल पंक्ति पुस्तक से सुनाए और फिर इन पंक्तियों से संबंधित हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अगर सुनाने के बाद यदि विद्यार्थी इन प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो इसका अभिप्राय हुआ कि उसने जो हम कही हुई बात है उसे मनोयोग पूर्वक सुना है। ये परिणाम स्वरूप ये कथन तथ्यों की यानी कि रिपीटेशन को आसानी से कर सकता है, आवृत्ति भी कर सकता है, दोहराव कर सकता है। तो श्रवण कौशल के लिए इस चीज का हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं अगर किसी बच्चे ने सही ढंग से सीखा है, समझा या नहीं समझा, कि शिक्षक के द्वारा क्लासरूम के अंदर भी इवैल्यूएशन को किया जा सकता है आसानी। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। श्रवण के दोष क्या क्या होते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सुनने की क्षमता का अभाव ही श्रवण दोष कहलाता है। सामान्यता रूप से सुनने की जो शक्ति प्रत्येक बालक को प्रकृति रूप से मिली रहती है, उसे कम मात्रा में सुनना ही श्रवण क्षमता में कमी या फिर श्रवण असमर्थता मानी जाती है। जैसे श्रवण दोष की मुख्य दो श्रेणियां होती है, यानी कि दो कैटेगरी होती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि बच्चों का श्रवण दोष है या नहीं है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा कि सामान्य रूप से जब बच्चा ऊंचा सुनता है। अगले पॉइंट्स में कहा कि गंभीर बहरापन होता है बच्चे में। सामान्यतः विद्यालय में पहली प्रकार के ही विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं, यानी कि सामान्य रूप से ऊंचा सुनना। विशेष शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे श्रवण बाधित विद्यार्थियों का सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष उपकरणों की सहायता से शिक्षण पद्धति तथा कक्षा प्रबंधन में कुछ फेर बदल करके भाषा विकास भी किया जा सकता है। जैसे कारण क्या है, बालकों में श्रवण दोष के कई कारण होते हैं, जैसे यथा वंशानुगत या फिर पर्यावरण से संबंधित कारण, कुपोषण से संबंधित कारण या दुर्घटना या फिर आघात से संबंधित कारण, या फिर उपचार का अभाव होता है तभी छात्रों में श्रवण दोष पाया जाता है, या माता पिता की अपेक्षा मानसिक अवरुद्धता अथवा मंद बुद्धि आदि। तो ये सारे हमारे श्रवण दोष के कारण होते हैं। इसे हम किस तरह इजिली पहचान सकते हैं क्लास में, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहचान। कान संबंधित दोष अदृश्य होने के कारण श्रवण बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में तुरंत पहचानना कठिन होता है। ऐसे विद्यार्थियों को आप उनकी छवि एवं हाव भाव और विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच कक्षा में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं द्वारा पहचाना जा सकता है आसानी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके जो कुछ मुख्य लक्षण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छवि एवं हाव भाव। बच्चे का हर समय कान दर्द की शिकायत करना टीचर्स से, या अगले पॉइंट्स में कहे कि उसके कान का बहना, और अगले पॉइंट्स में कहे कि उसके अपने कान का हर समय खुजाना। तो ये सारे हमारे मुख्य लक्षण होते हैं जो हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को श्रवण दोष है या फिर नहीं है। अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि विद्यार्थियों तथा अध्यापक की पारस्परिक क्रियाएं। कक्षा में कही गई बात को बच्चे का कान के पीछे हाथ रखकर सुनना। अगले पॉइंट्स में कहे कि अध्यापक द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों या फिर पूछे गए प्रश्नों को अक्सर दोहराने का अनुरोध करना। और अगले पॉइंट में कहे कि उसके शब्दों में अतिरिक्त अनुनासिकता या फिर गुनगुनाहट का होना तथा अशुद्ध उच्चारण करना। और हम किस तरह और पहचान कर सकते हैं, अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों का बोलने वाले की बात को समझने के लिए अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिका
इकाई रखना। अगले पॉइंट्स में कहेंगे श्रुत लेख या मौखिक रूप से समझाई बात को लिखने में इस कार्य के लिए बार बार अपने साथी की मदद लेना। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते। उपचारात्मक सहायता हेतु मार्गदर्शक निर्देश। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे श्रवण बाधित तथा मानसिक रूप से बाधित की पहचान हो जाने पर अध्यापक उनके दोषों में यथासंभव सुधार लाने तथा उसकी भाषा संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सहायता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में कहा है, जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है उनके माता पिता या फिर अभिभावकों से तुरंत संपर्क करें। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ऊंचा सुनने, कम सुनने तथा मानसिक रूप से बाधित बच्चों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करें ताकि वे अध्यापक के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखें तथा उसके द्वारा कही गई बात को अच्छी तरह से समझ सके। ऐसे बच्चों को अध्यापक के होठ हिलाते हुए दिखाई पड़ने चाहिए ताकि वे होठों के हिलाने से ये पता लगा सके कि क्या कहा जा रहा है शिक्षक के द्वारा। इससे उन्हें शुद्ध उच्चारण सीखने में भी सहायता मिलेगी। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पढ़ाते समय शब्दों को ऊंची और स्पष्ट आवाज तथा उचित गति से बोलना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। श्रवण शक्ति तथा स्मरण शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अधिकाधिक दृश्य संकेतों तथा सामग्री जैसे चार्टों, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करें। मनोरंजक कार्यकलापों का आयोजन करके ऐसे विद्यार्थी को कक्षा में अतिरिक्त श्रवण के अवसर प्रदान करें, जैसे चित्र कार्ड को दिखाकर छोटी छोटी कहानियों का वर्णन करना चाहिए आदि। इससे छात्र बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, उनकी श्रवण शक्ति का भी तीव्र गति से विकास हो पाएगा। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कठिन शब्दों या फिर वाक्यांशों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसे बालक के अनुभव या फिर ठोस वस्तु या परिस्थिति से जोड़ दें। अगले पॉइंट्स में कहा कि इन बच्चों में श्रवण कौशल के विकास के लिए लघु प्रश्न पूछने की पद्धति भी अपनाई जानी चाहिए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। संवेगात्मक तथा सूक्ष्म संकल्पनाओं को समझाने के लिए कक्षा में क्रियात्मक परिस्थितियां निर्मित करें, जैसे प्रसन्नता, नाराजगी, घृणा, आशा, निराशा आदि भावों की अभिव्यक्ति को किसी नाटकीय स्थिति में ढालकर आसानी से समझाई जा सकती है छात्रों को। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सुनने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते समय उनके सहपाठियों का सहयोग भी लेना चाहिए। सहपाठियों को प्रोत्साहित करें कि वे इन बच्चों के साथ घुल मिल जाए और भाषा सीखने में उनकी सहायता करें। इस तकनीकी को सहपाठी यानी कि अनुशिक्षा या फिर पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। इनसे दोनों प्रकार के बच्चों को सीखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।